बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 5.9 और 5.10 कवर करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स हैं, फिज़िक्स क्लास 9th के। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 5.5 से 5.8 कवर किए थे। आप वो न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। आइए न्यूमेरिकल पढ़ के मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ कि न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि आपने सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेट करना है वर्क डन, यानी आपने वर्क W मालूम करना है। पुशिंग 5 किलोग्राम बॉक्स, इसका मैस कितना है बॉक्स का 5 किलोग्राम है। बॉक्स का मैस कितना है 5 किलोग्राम, और ये एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे, ये जो है ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर इसको पुश किया जा रहा है 10 मीटर तक। ठीक है जी, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर तक। और जब इसको पुश कर रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है इंक्लाइंड सरफेस के साथ, ये 30 डिग्री का एंगल है। बस ये इंपॉर्टेंट आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सीखा हुआ है कि सबसे पहले डेटा को अंडरलाइन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, उसके बाद आप आसानी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। मैं दोबारा आपकी आसानी के लिए बताता हूँ कि देखिए, पुशिंग 5 किलोग्राम बॉक्स, ये जो बॉक्स है, फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। बहुत ही आसान सा है, ड्राइंग बनाने से आपको आसानी से पता चल जाता है कि आपके पास डेटा गिवन क्या है। ये एक बॉक्स है, इसको आपने पुश किया, इसके ये 5 किलोग्राम का बॉक्स है, इसको आपने पुश किया और कितना पुश, कहाँ कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस देखिए तो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस पे। एंड एंगल इसने कितना बनाया इंक्लाइंड सरफेस के साथ, 30 डिग्री का एंगल बनाया है। एंगल है 30 डिग्री का। अब आपने क्या करना है, शुरू में लिखा हुआ है वर्क डन मालूम करना है W। तो मैं डेटा लिखता हूँ सबसे पहले, आप ताकि इसको देख सकें और फार्मूला इसमें से डिसाइड कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेटा लिखना। डेटा लिखते हैं जनाब। डेटा हमारे पास आ रहा है, गिवन डेटा क्या क्या है लिख लेते हैं। गिवन डेटा जी, सबसे पहले मैस कितना है 5 किलोग्राम्स, क्योंकि यूनिट किलोग्राम है इसलिए सही लिखा हुआ है, आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस कितना तय किया था, S = 10 मीटर, ये जो डिस्टेंस तय किया 10 मीटर का। और एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, एंगल कितना बना 30 डिग्री का। और आपने मालूम क्या करना था, शुरू में कहा गया वर्क डन, फर्स्ट पार्ट है उसमें वर्क मालूम करना है, यानी W आपने मालूम करना है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए बस, ये फिर बहुत ही आसान आपके लिए रहेगा, यही गलती होने का चांस होता है। आपने एक बात जहन में रख लेनी है कि जब भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ज़मीन के ऊपर अगर कोई चीज़ मूव की जाती है ना, तो उस वक्त जो वर्क डन का फार्मूला यूज़ होता है उसको कहते हैं W = FS cos थीटा। ये आप पहले भी न्यूमेरिकल्स में देख चुके हैं। यानी इस बॉक्स को आप हॉरिजॉन्टली यानी ज़मीन के ऊपर मूव करेंगे तो फार्मूला यूज़ करेंगे W = FS cos थीटा। लेकिन याद रखिए, इस केस में जो बॉक्स मूव हो रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड्स मूव हो रहा है, यानी कि इंक्लाइंड सरफेस पे मूव हो रहा है। लिहाजा यहाँ ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा, बल्कि फार्मूला यूज़ होगा W = FS sin थीटा। बस सिर्फ ये फ़र्क है। अगर ये फ़र्क याद रहेगा फिर आप न्यूमेरिकल गलत नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे FS cos थीटा, लेकिन वर्टिकल सरफेस के लिए जब एंगल दिया हुआ हो तो हम यूज़ करते हैं FS sin थीटा, और अगर एंगल ना दिया तो फिर फार्मूला डिफरेंट यूज़ करते हैं, वो आगे क्वेश्चन में आपको बताएंगे। अब हमने लिखा है FS sin थीटा। अब हम देखते हैं, हमारे पास W तो हमने पहले से मालूम करना था, F हमारे पास गिवन डेटा में मौजूद नहीं है, S मौजूद है, sin थीटा हम निकाल सकते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी फार्मूला में दो चीज़ें मालूम करनी हो और आप फार्मूला अप्लाई कर दें, डाटा डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले एक चीज़ मज़ीद मालूम करनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए, हमने इससे पहले एक फार्मूला पढ़ रखा है F ये होता है, यानी F जो होता है = होता है W के, और W हमेशा = होता है mg के। ये बराबर हो गया, यानी चाहे मैं इसकी जगह W लिख लूँ या F लिख लूँ, ये एक ही बात है। अब मेरे पास आप गौर करें तो M भी गिवन है और G, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर जाती है तो उसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है, लिहाजा G की वैल्यू हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब मैं आसानी से कह सकता हूँ कि F की जो वैल्यू है वो बन जाएगी
W इज इक्वल्स टू M की जगह लिखा 5, G की जगह लिखा मैंने यहाँ पे 10, तो ये बन गया F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू 50। तो क्योंकि F और W बराबर है लिहाजा मैं लिखता हूँ F इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब मेरे पास फार्मूला में से F भी मालूम हो गया। अब तो बहुत ही आसान है, सिंपल आप वैल्यूज में पुट कीजिए। सिंस हमने पढ़ रखा है कि W इज इक्वल्स टू Fs साइन थीटा, अब आप वैल्यूज डालिए। W इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, F की जगह हम लिख सकते हैं 50 जो हमने मालूम किया, मल्टीप्लाइड बाय S की जगह आप ऊपर से लिखेंगे 10 मीटर्स, तो आपने 10 मीटर्स लिखा। और साइन 30 डिग्री थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री, तो लिहाजा मैंने साइन 30 डिग्री लिख दिया। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज डल गई। अब आप W इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10, सिंपल मैथमेटिक्स यूज करें, 500 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। W इज इक्वल्स टू 500 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 10, मैंने डेसिमल खत्म कर दिया। आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है। 50 इंटू 5 250, वर्क की जो यूनिट होती है जाउल, और यही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया W इज इक्वल टू 250 जाउल। सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसमें याद रखने के लिए, डेटा लिखने के बाद आपने देखा कि मैं फार्मूला कौन सा यूज़ करूं, क्योंकि ये हॉरिजेंटली मूव नहीं हो रहा था इसलिए हम इसको W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा यूज़ नहीं कर सकते थे। वर्टिकल जा रहा था इसलिए हमने W इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा यूज़ किया। दैट्स द ओनली पॉइंट जो आपने याद रखना है, और आपका न्यूमेरिकल बआसानी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.9 का पार्ट 2। अच्छा देखिए, इसको समझिए कि अब यही बॉक्स है, लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप, यानी इस बॉक्स को वर्टिकली अप लेकर गए फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड से शुरू किया, ठीक है, टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड स्पेस, और ये यहाँ टॉप पे आ गया। अब इसको समझ लीजिए, बस ये एक पॉइंट समझेंगे तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसी बॉक्स को मूव करते करते 10 मीटर का फासला तय करने के बाद ये टॉप पे आ गया, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन। जब टॉप पे आया इसका मतलब ये हुआ कि हाइट इन्वॉल्व होगी ना। अब यहाँ से यहाँ तक हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे हाइट इन्वॉल्व होने से फार्मूला आपका बदल जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। एंगल बनने की वजह से फार्मूला क्या यूज़ करना है ये आपको अभी बताते हैं। दोबारा हमारे पास वैल्यूज़ तो वही हैं जो भी हमने न्यूमेरिकल में देखी थी। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास बॉक्स का मैस कितना था, 5 किलोग्राम, डिस्टेंस 10 मीटर है, यानी मैस कितना था 5 किलोग्राम, डिस्टेंस था 10 मीटर्स, और थीटा गिवन था 30 डिग्री। ये आपने अभी पिछले न्यूमेरिकल के, इसी न्यूमेरिकल के पार्ट 1 में देखा था। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या आ गया। अब देखिए इसको समझते हैं। आप वही डायग्राम दोबारा बनाइए सिर्फ अपनी आसानी के लिए और समझने के लिए। और देखिए हमने कहा इस दफ़ा बॉक्स, सिर्फ ये न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि जो ये बॉक्स था इसको यहाँ से पुश किया गया जब, तो इसने डिस्टेंस तय करते करते अब ये टॉप पे रख दिया, टॉप पे पहुँच गया। जब टॉप पे पहुँच गया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी। ये जो हाइट है ना, ये आपको पता होना ज़रूरी है। जब भी कोई चीज़ टॉप पे पहुँचती है तो हाइट इन्वॉल्व हो जाती है। और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का। थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब भी हाइट इन्वॉल्व हो जाए और अपवर्ड कोई चीज़ जा रही हो, तो इसका मतलब ये होता है, जो फार्मूला यूज़ होता है तो वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम EP से यूज़ करते हैं, इज इक्वल्स टू mgh। ये इसका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। हमारे पास m भी है, m दिया हुआ है, g हमें पता है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि हाइट इन्वॉल्व हो गई, ज़मीन से ऊपर चली गई चीज़, और h हमें मालूम करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी और h दोनों नहीं है, लिहाजा हमें h पहले मालूम करना पड़ेगा। अब इसके लिए ना आप समझ लीजिए, वैसे तो बड़ा आसान था, मैं इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करता, यहाँ पे m भी डाल दूँ, g की जगह 10 लिख दूँ, h भी लिख दूँ,
तो मैं इसको किसी तरह से निकालने की कोशिश करता, लेकिन क्योंकि एंगल भी इन्वॉल्व है ना, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब इस तरह की सिचुएशन आए तो फिर कैसे मालूम करते हैं, ये सीख लीजिए। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल हमने देखा 30 डिग्री का, यही इसी को समझ लीजिए ऊपर बनाया, 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। एच हमने मालूम करना है, और हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो डिस्टेंस कितना गिवन है, 10 मीटर का डिस्टेंस भी गिवन है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब ये जो कोई भी ट्रायंगल होती है ना, इसमें इस लाइन को बेस कहते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, PER से लिख देते हैं, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, HYP से लिख देते थे यहाँ पे ये तीनों। और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये बहुत आसान सा, इसको मुश्किल ना लीजिएगा, ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और अक्सर यूज होगा, लिहाजा इसको याद रख लीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू अगर मालूम करनी हो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज होता है। तो बड़ी आसान सी चीज़ है, परपेंडिकुलर की जगह आप साइन थीटा, हमें पता है थीटा हमारे पास गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, एच को एज इट इज लिख लीजिए, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना है 10। बस अभी बहुत आसान हो जाएगा। आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5 इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई 10। अगले स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। 10 ज़ाहिर है इस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आमने सामने, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा h से। तो इसका मतलब आपके पास ये आ जाएगा, जब आप 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मालूम है कि ये आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू एच, या और करके लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, और h इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स। तो ये h की वैल्यू निकल आई आपके पास यहाँ पे जाके। ये क्यों यूज़ किया, इसलिए यूज़ किया कि एंगल यूज़ हो रहा था 30 डिग्री का, तो आप फार्मूला कुछ ऐसा ढूंढेंगे जिससे एंगल को यूज़ करते हुए आप h की वैल्यू भी मालूम कर सकें। तो हमने देखा परपेंडिकुलर, इस साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, इस साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इस साइड को बेस कहते हैं। तो फार्मूला होता है साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इसको आमतौर पर याद रखने के लिए सम पीपल हैव भी कहते हैं, S फॉर सम, P फॉर पीपल, H फॉर हैव, ये फार्मूला होता है। आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास H की वैल्यू निकल आई 5 मीटर। अब तो बहुत आसान है, आपने देख रखा है यहाँ पे, क्योंकि इधर भी वर्क डन मालूम करना है। तो W इज इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल एनर्जी के। जब भी हाइट इन्वॉल्व हो जाए और कोई चीज़ चली जाए, तो इस केस में वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क बराबर होता है जितनी पोटेंशियल एनर्जी यूज होते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब बहुत ही आसान है, आप सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, यानी W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। अब आप इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए। m की जगह आप डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 किलोग्राम, मैंने लिखा 5 किलोग्राम, g की जगह 10, और h की जगह आपने भी मालूम किया है 5। आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 5 ज़र 50, 50 5 ज़र 250। तो लिहाजा क्योंकि वर्क डन जो है वो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के, ये दोनों बराबर हैं, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी लिखिए या वर्क लिखिए, एक ही बात है। तो लिहाजा वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा 250 जॉल। ये एक ही जवाब है, पार्ट 1 का भी यही जवाब था, पार्ट 2 का भी यही है, यही हमारा आंसर है। बट समझने की बात ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लिया कि क्योंकि हाइट इन्वॉल्व हो गया, लिहाजा अब जो वर्क डन होगा ना वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जो कि mgh होता है। यानी यहाँ पे एक लफ्ज़ लिख लीजिए, वर्क डन बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि mgh के बराबर होता है। फिर हमने देखा h कैसे मालूम करना है, क्योंकि थीटा भी गिवन था, एंगल गिवन था। अगर ये ना होता तो फिर फ़र्क तरीके से करते। जब ये गिवन है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 0.5 होती है, h एज इट इज़ लिखा, और हाइपोटेन्यूज पे 10 मीटर डिस्टेंस था वो, तो वो लिखा, मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू आ गई 5 मीटर। और अब आपने लिख दिया, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वैल्यूज डालिए और आंसर आपका 250 जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए स्टूडेंट्स 5.10 न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और डेटा को अंडरलाइन कर लेते हैं। बॉक्स ऑफ मास 10 किलोग्राम,
10 किलोग्राम का बॉक्स है, इज पुश्ड अप अलोंग अ रैम्प 15 मीटर लॉन्ग, और एक रैम्प पे इसको मूव कर रहे हैं जो 15 मीटर लंबा है, विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। कितने न्यूटन से जी फोर्स लगाई गई? 80 न्यूटन की फोर्स लगाई थी। इफ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, अब अगर ये बॉक्स 5 मीटर तक ऊपर हाइट पे चला जाता है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम? हमें मालूम क्या करना है, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। आइए पहले जरा डाटा लिखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसके लिए बेहतर रहेगा। वंस अगेन, बॉक्स ऑफ मैस 10 किलोग्राम, हमारे पास गिवन डाटा क्या है। किसी भी न्यूमेरिकल में ना आप रफ सी डायग्राम साथ बना लिया करें, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, आप ये देखिए, क्योंकि इसमें जिक्र है ना पुश्ड अप अ लॉन्ग रैम्प, ये इसका मतलब रैम्प बनेगा ना। तो आप ये देखिए, जैसे एक सरफेस है, अब ये एक रैंप ले लीजिए, जिस तरह आप जैसे नहीं किसी ट्रक पे कोई चीज़ चढ़ा रहे होते हैं किसी ऊंची जगह पे, तो आप एक रैंप बन जाता है यहाँ पे। तो आप ये एक बॉक्स है, जो बॉक्स जो है ना, इसको फोर्स लगाने के बाद इस बॉक्स को, जो ये बॉक्स है, इसको फोर्स लगाकर ऊपर लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे इस बॉक्स का जो मैस है वो कितना है? वो मैस है 10 किलोग्राम्स, और इसको पुश कर रहे हैं लॉन्ग रैम्प पे 15 मीटर लॉन्ग तक। इसको कहाँ लेके जा रहे हैं जी? कितना बना दिया? 15 मीटर किलोमीटर तक, यानी 15 मीटर तक इसको ऊपर लेके जाया गया है। ठीक है जी, डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर, जिसको हम एस से कहते हैं 15 मीटर तक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एस इज इक्वल्स टू 15 मीटर। अब आप ये देखिए आगे, जब लेके गए विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, ताकत कितनी लगाई गई जी इसके ऊपर? 80 न्यूटन की ताकत लगाई गई है यहाँ पे। अब ये कहता है इफ द, एक तो चीज, इफ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट भी इन्वॉल्व कर दी कि भाई अगर ये 5 मीटर हाइट तक चला जाए, यानी ये बॉक्स अल्टीमेटली यहाँ पहुंच जाएगा 5 मीटर की हाइट तक। ठीक है, तो फिर व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम? एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम क्या है? अब पहले ना, सबसे पहले आप देख लीजिए, यानी एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम मालूम करनी है। हमने एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम मालूम करना है। इसके लिए पहले तो आप फार्मूला समझते हैं, क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में गिवन है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप पेज नंबर 121 पे जाएंगे बुक के, तो वहाँ गिवन है कि परसेंटेज एफिशिएंसी जो होता है ना, वो इक्वल होता है यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका फार्मूला यूज होना है, इसको जुबानी याद कर लीजिए आप। ठीक है, इसको यूं भी कह सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू होगा, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू होगा यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय यूजफुल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, आप इसको साफ करके लिख लीजिएगा। सिंपल फार्मूला याद रखिए, तो एफिशिएंसी का फार्मूला आ जाएगा, यानी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, जुबानी इस तरह भी याद रख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। असल चीज़ इसमें समझने की क्या है, यानी इसको मालूम करने के लिए भाई आउटपुट क्या होती है और इनपुट क्या होती है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये समझिए अब सबसे पहले, तो जो इनपुट एनर्जी होती है ना, इनपुट एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा बराबर होती है कि जितना आपने किसी चीज़ पे काम किया। ठीक है, जो हम किसी चीज़ पे काम करते हैं ना, उस वो जिसको कहते हैं वर्क डन, वो इनपुट एनर्जी के बराबर होती है। तो जैसे हमने इसके ऊपर कितना वर्क किया कि ये ऊपर की तरफ चला गया, इसको हम कहेंगे हमने कितनी एनर्जी लगाई तो ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इनपुट एनर्जी हमेशा होती है वर्क डन के बराबर। और आपको पता है वर्क का फॉर्मूला हमेशा हमने पढ़ रखा है, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय S, ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो हम किसी चीज़ पे एनर्जी ताकत लगाएंगे वो वर्क डन के बराबर होगी, और ये होगा FS के बराबर।
अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमारे पास एफ भी है, हमारे पास एस भी है। यहाँ वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था। क्योंकि यहाँ पे एंगल या थीटा गिवन नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा या एफ एस साइन थीटा का फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है। बस ये फ़र्क है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ एस। आई होप कि अब आप इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि एंगल गिवन नहीं है। अब आप सिंपल वैल्यू पुट कीजिए। एफ की वैल्यू कितनी गिवन है जी 80 और एस है 15, तो सिंपल लिखिए 80 मल्टीप्लाइड बाय 15। जब आप 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास W आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1200 या 1200 जूल। ये हमारे पास आ गया वर्क डन। इसको हम कह रहे हैं इनपुट के बराबर है। ये किसके बराबर है? इनपुट एनर्जी के बराबर है। ठीक है जी, इनपुट एनर्जी। अब हमें निकालना है आउटपुट एनर्जी, बिल्कुल इसी तरह। तो आउटपुट एनर्जी के लिए क्या करेंगे, अभी हम ये भी देख लेते हैं। आउटपुट एनर्जी, भाई आप गौर करें कि जब हमने इसके ऊपर पावर लगाई तो ये इनपुट लगाई ना हमने, इसके ऊपर फोर्स भी लगाई, इसका 15 मीटर का डिस्टेंस था। तो भाई ये सारा करने के बाद ये पहुंच कहाँ गया? ये हमारी आउटपुट आई कि भाई हमने इसको पहुंचा दिया यहाँ पे। ये एक किस्म की आउटपुट है ना हमारे पास, यहाँ पहुंचा दिया। जब पहुंचाया यहाँ पे, इसका मतलब आपने क्या किया? 5 मीटर की हाइट पे ले गए और आउटपुट इसके अंदर जाहिर है जब ये किसी जगह पे अपनी मैक्सिमम जगह पे पहुंच जाएगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। ये भी वर्क डन के बराबर होता है ना। अब जो आउटपुट एनर्जी होती है कि वर्क डन करने के बाद, यानी वर्क करने के बाद हमारा आउटपुट क्या निकली है, तो भाई वो निकला है आउटपुट एनर्जी आ गया पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ये नोट कीजिए, आउटपुट एनर्जी आ गया पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जो कि होता है mgh का फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे? जब आप किसी चीज़ को हाइट पे ले जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। लिहाजा जब हम इसको हाइट पर लेके गए, हमने जो काम किया था, अब आउटपुट क्या निकली? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mg और h। अब हमारे पास क्या सारी वैल्यूज गिवन है? बिल्कुल है जी। m भी गिवन है 10, g आपको पता है कि जब ज़मीन से ऊपर चली जाए g इन्वॉल्व हो जाता है 10 मीटर की पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू होती है। और h भी हमारे पास गिवन है 5। बस सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा m की जगह लिखेंगे 10, g की जगह भी 10, h की जगह 5। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपकी आ जाएगी आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 100 इंटू 500 हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये भी पोटेंशियल एनर्जी जूल के बराबर होती है तो लिहाजा हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास आ गया। ये आपने अभी फार्मूला पढ़ा था कि परसेंटेज ऑफ जो एफिशिएंसी होती है वो होता है आउटपुट, पूरा फार्मूला भी लिख सकते हैं, वरना आप आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए। आउटपुट की वैल्यू कितनी निकली हुई है? 500 और इनपुट की वैल्यू है 1200। बस ये लिखिए, इज इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट की वैल्यू है 500, इनपुट की वैल्यू है 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100। दो सिफर से काट दीजिए यहाँ पे, तो आप 500 को 12 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास सिंपल इसका आंसर निकल आएगा। यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे 41.667, या आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 41.67, और या चाहें तो 41.7, क्योंकि जब ये राउंड ऑफ होगा तो ये 41.7 बन जाएगा। और एफिशिएंसी के लिए भी जो आप याद रखिएगा, जो हम एफिशिएंसी के लिए जो हम एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा एफिशिएंसी आ गया हमारे पास 41.7%। मैं रिपीट करता हूँ क्विकली। फार्मूला होता है परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट आउटपुट एनर्जी, यूजफुल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने इनपुट वो एनर्जी होती है जो आप ताकत लगा के बॉक्स को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, उसमें आपने फोर्स भी लगाई और उस पर आपने डिस्टेंस भी तय किया, लिहाजा वर्क डन के बराबर होगा
जो कि एफएस के बराबर होता है, वो आ गया 1200 जूल। अब आपने आउटपुट एनर्जी की भाई आपका काम करने के बाद वो पहुंचा कहाँ पे, वो आउटपुट एनर्जी है। जब वो सबसे ऊंची हाइट पे पहुंच गया 5 मीटर पे, तो अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ये आपकी आउटपुट है, वो mgh के बराबर होता है। वैल्यूज पुट की, आखिर में एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये आपका 41.7% आंसर।